जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, जो कि हमारे प्रीवियस पेपर जो कि हुआ था 2019 में, उस पर बिल्कुल एकदम से आधारित है और एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो चलते हैं दोस्त बिना रुके अपनी क्लास में और देखते हैं आज हमारे के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बना फाइबर है। तो मैं इसका आपको जवाब बताने वाला हूं। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में देखो, जितने भी प्रश्नों के जवाब आपको पता है कमेंट बॉक्स में किया करो, इससे आपके जवाब करने की जो स्पीड है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा रियान हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। तो आपको याद रखना है और ये देखो प्रश्न आपके लिए ज़रूरी है, आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो वो नदी कौन सी है। तो देखो पहले तो आपको बता दें, ये गंगा तो भारत की है ही, जो कि सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे जो प्रश्न का सही जवाब है वो आपका हो जाएगा शरावती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूँ, ये आपकी कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कौन सा आपका झरना है तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना जोग जलप्रपात जो आपका है ये शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना आपका है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो गंगा के बारे में बात कर रहे थे तो गंगा की लंबाई याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए 2525 किलोमीटर, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और देखो नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो याद रखना है 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो 2525 किलोमीटर और नील नदी 6650 किलोमीटर। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहले सार्वभौमिक परिषद का गठन कब हुआ। पहले सार्वभौमिक परिषद का गठन कब हुआ, या ऐसे पूछा जा सकता है कि पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन कब हुआ था। तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1893 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में। वो आपकी कब हुई थी? क्या 1896 में हुई थी? क्या वो एथेंस में हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में ये बता के कन्फर्म कराइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की। आप भी अपने छोटे भाई को एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर देना है। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं डेली देखता भी हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है। ये आपका देखो प्रीवियस पूछे हुए प्रश्न है, तो इसका आप क्या बताएंगे? जो आपकी ये पंचायतन शैली है ये मंदिर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाया करो हर क्वेश्चन का, और बाद में एक बार अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आप लिखते नहीं हैं, तो लिखने से अगर मैं मानता हूं कि लिख नहीं पाते हो, कोई बात नहीं है, फ़ोन की गैलरी को खोलो और स्क्रीनशॉटों को एक बार फिर से रिवीजन कर लो। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है। आप क्या बताएंगे यहाँ पे? आपका यूकेलिप्टस ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हुआ हो पूछा गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पपीता का कौन सा भाग खाने योग्य है। पपीता का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य फल वित्ती, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। देखो ये क्या है, ये आपका शायद आम का भी होता है, याद रखना, आम का भी मध्य फल वित्ती होता है। और देखो यहाँ पे आपका जो भूड़ पोष है ये किस में होता है? क्या नारियल में होता है? बताइएगा नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो अगर मानव में पूछा जाता आप तुरंत बता देते 46। अब हो सकता है कि पेपर में, देखो ये तो पूछा ही जा चुका है, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे खरगोश का पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे? तो भाई 44 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका
सही जवाब। और देखो यहाँ पे 48 जो लिखा हुआ है ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आलू में होता है, किस में होते हैं, आलू में होते हैं। तो ये भी भाई आलू का चालू याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 64 किस में होते हैं, 64 गुणसूत्र किस में होते हैं, तो ये होते हैं घोड़े में। किस में होते हैं, घोड़े में होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आलू में 48 होते हैं और किस में होते हैं, चिंपैंजी में होते हैं। किस में होते हैं, चिंपैंजी में होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। गुणसूत्रों की संख्या चिंपैंजी और आलू में 48 होती है और घोड़े में 64 होती है और आपके खरगोश में 44 हो जाएगी, जो कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और मानव में 46 होते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या है। और यहाँ पे देखो आप इसका सही जवाब करना दोस्त, गलत नहीं करना है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे देखिए और भी दे रखा है, जैसे सेरिकल्चर दे रखा है और पोमोलॉजी दे रखा है। तो ये भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो फटाफट आप इनको नोट कर लो। देखो आपका जो पोमोलॉजी होता है ये किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पोमोलॉजी फल के अध्ययन के लिए। किसके लिए, फल के अध्ययन के लिए। और देखो सेरिकल्चर जो आपका है ये किससे संबंधित है, ये किस लिए जाना जाता है, तो जो सेरिकल्चर आपका है ये रेशम कीट, जो रेशम कीट होते हैं ना, तो आप याद रखना रेशम कीट हो जाएगा आपका इसका सेरिकल्चर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और इस चीज़ को आप थोड़ा नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यहाँ पे देखो दिया गया है निम्न में से हाइड्रोजन का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है। ये आपका प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से हाइड्रोजन का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है। तो देखो हाइड्रोजन पहले तो H2 से दर्शाते हैं ना, किससे दर्शाते हैं, H2 से दर्शाते हैं ना। तो जो हाइड्रोजन का उपयोग है वो अमोनिया उत्पाद में किया जाता है, अमोनिया नहीं अमोनिया। तो अमोनिया उत्पाद ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देखो कार्बनिक यौगिक भी बनाने के लिए किया जाता है, क्या, कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम प्लस हीलियम ये सूर्य में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। क्या है कि नींबू का पीएच मान क्या होगा, नींबू का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान इनमें से आप बताइएगा फटाफट, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो तुरंत लगाना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2। कितना होता है, 2.2 होता है। 2.4 जो होता है ये 2.4 जो होता है ये सिरके का होता है। किसका होता है, सिरके का। तो छिरके यार कहीं पे छिरके कहीं पे सिरके बोलते हैं, ये गन्ने का जूस का बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो 2.8 जो है ये किसका होता है, तो ये 2.8 जो होता है ये शराब का होता है। किसका होता है, शराब का होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे 6 दे रखा है ना, ये मूत्र का होता है। किसका होता है, ये मूत्र का होता है। ये भी आप याद रखेंगे। और देखो दूध का क्या होता है, तो दूध का याद रखना 6.4 होता है, दूध का 6.4 होता है। और लार का कितना होता है, तो लार का होता है 6.5 होता है। 6.5 जो है ये लार का होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखो यहाँ तक आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी आपको बता दिए। 2.4 आपके सिरके का होता है, 2.8 आपका शराब का होता है, 6 जो होता है ये मूत्र का होता है, और 6.4 जो आपका है ये दूध का होता है, और 6.5 जो है ये लार का होता है, और 7.4 जो है ये रक्त का होता है। इनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं आप दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है गोल क्रांति संबंधित है, गोल क्रांति का संबंध है। यहाँ पे संबंध लिखा होना चाहिए, तो संबंधित दे दिया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोल क्रांति का संबंध है किससे है। तो देखो जब गोल कौन होता है, आलू होता है, तो लगा देना है आलू। आप कहोगे भैया अंडा, तो अंडा का रजत क्रांति से संपर्क है। किससे, रजत क्रांति से संबंध है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फल, जो फल है इसका किस क्रांति से है। तो फल का आप याद रखना सुनहरी क्रांति। कौन सी हो जाएगी, सुनहरी क्रांति हो जाएगी आपकी। तो ये भी आप
याद रखेंगे, सुनहरी क्रांति। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। और देखो एक जो आपसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ आपको, कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित आप क्या बताएंगे, बताओ। कृषि से संबंधित जो आपकी है वो मुझे याद आ रहा है, जो क्या होती है, देखो इंद्रधनुषी। कौन सी होती है, देखो इंद्रधनुषी होती है। मैं इधर लिख देता हूँ इंद्रधनुषी। देखो इंद्रधनुषी होती है, तो ये आप याद रखें, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि से है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब फटाफट करते हुए चलना है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो पोर्ट ब्लेयर लगा देना। देखो कोलकाता में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कोलकाता में आपका सुभाष चंद्र बोस जी है। सुभाष चंद्र बोस जी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका कोलकाता में है। और गुजरात में कौन सा हवाई अड्डा है? तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपका गुजरात में है। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पोर्ट ब्लेयर में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये दिल्ली में है। तो ये सब याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यहाँ पे तुरंत लगाना है यार, तमिलनाडु। कौन से राज्य में करती है? तमिलनाडु। और देखो मध्य प्रदेश से एक आपसे पूछी जाएगी, तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में भील निवास करती है। भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में और सबसे बड़ी है जनजाति भी है, ये भी याद रखना। और देखो भील तो आपकी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। यूपी से याद रखना, एक आपसे पूछी जाएगी भोटिया। कौन सी? भोटिया। तो ये आप याद रखना, ठीक है, भोटिया। तो भोटिया उत्तर प्रदेश, भील मध्य प्रदेश और टोंडा जनजाति जो है तमिलनाडु। तो ये देखो आपको मैं धीरे धीरे सभी प्रश्न कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा, ताकि आपके पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाए आप उसे सही जवाब दे के आए। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो नदियों से स्थित याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हुगली तो हो ही जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साबरमती के किनारे कौन सा नगर है जो स्थित है ऐसा है, तो आप क्या बताएंगे? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद बता देंगे। और देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दे रखा है, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सी स्थित है? तो याद रखना डिब्रूगढ़। क्या हो जाएगा आपका? डिब्रूगढ़ हो जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए 1498। 1498 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, क्या बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या होगा, तो आप क्या बताते हैं? तो आप 1600 बताते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है वो 1600 में हुई थी। और देखो डच भी याद रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शुरुआत हुई थी जो कि 1602 में हुई थी। क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है वो 1600 में हुई थी। और देखो एक और याद रखना, डेनिस। कौन सी? डेनिस याद रखना। देखिए यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। देखिए डेनिस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी शुरुआत 1616 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये तो भाई रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ में थी। और देखो शिवाजी का जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कब हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था 1627 में। कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? पूना के निकट हुआ था, शिवनेर किले में। कहाँ हुआ था? पूना के निकट शिवनेर किले में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और फटाफट सभी प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। आज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 12 मार्च
1930। 12 मार्च 1930 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम के से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है पशुपति किस काल से मनाया जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो पशुपति की सबसे पहले जो पूजा है ये कौन से काल में होती थी? तो आप यहाँ पे याद रखना हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और नंद वंश का संस्थापक याद रखना महापद्मानंद, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। क्षत्रिय यंत्रक भी बोला जाता था, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और मौर्य वंश, ये नंद वंश को ख़त्म करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है सेंधा नमक का? तो 1.15। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका दोस्त बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या बताएंगे? याद रखना कब किए थे? 1981-82। मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा। देखो ये प्रश्न तो यार गलत मत कर देना। यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए यंत्र है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जानने के लिए यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो बताइए जो वायु में जो ठंडक होती है, क्या बोलोगे उसे, ऐसे बोल सकते हैं कि जो वायु में नमी होती है वो किस यंत्र से नापी जाती है? तो ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, और अगर आपको याद होगा तो आप ज़रूर बता देंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे फटाफट बताइएगा। यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। एक हीनयान था और एक महायान था। अब यहाँ पे आप बताइएगा जो हीनयान और महायान जो हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो तुरंत बताना भैया, बौद्ध धर्म से हैं। इतनी देर मैंने इसीलिए आपको समय दिया कि आप खुद बताएंगे। और देखो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था। तो ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश जल की कितनी गहराई तक जा सकता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो जल की कितनी गहराई तक जा सकता है? तो आप क्या बताएंगे? तो इसको रटाया है 400 मीटर अधिकतम है। क्या है? 400 मीटर अधिकतम यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि असम के राज्यपाल कौन है? देखिए ये जब पेपर देने जाओ ना तो ये वाला टॉपिक अपना क्लियर करके जाना और इसको नए सिरे से एक बार चेक करके जाना है, क्योंकि हो सकता है तब तक कोई बदल जाए तो आप पुराना लगा दें, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना जगदीश मुखी जी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और देखो बीडी मिश्रा जो हैं ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आप क्या बताएंगे? जो बीडी मिश्रा जी हैं ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो हेमंत विश्वा शर्मा जी जो हैं ये कौन हैं? तो ये आप याद रखना, ये आपके असम के वो हो जाएंगे सीएम। असम के जो सीएम हैं वो हो जाएंगे आपके। और असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो ऑप्शन बी लगा देना। और देखो ये भाई कब आया था, तो याद रखना ये 1505 में आया था, जब पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। शायद कब दूसरी हुई थी, देखो मैंने ये आपको उस दिन पढ़ाया था और मुझे याद है पहली और दूसरी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली कब हुई थी। अगर आपने सभी क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार देख लो यार, सारे टॉपिक आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। और वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था, तो ये आया था 1498 में। और कहाँ उतरा था ये भारत में, तो याद रखना ये कालीकट उतरा था। कहाँ, कालीकट उतरा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आप ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फटाफट बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तीर्थ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। कितनी संख्या होती थी, इनकी संख्या बताइएगा। चलिए, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, दोस्त पूछ देगा संख्या कि मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या क्या थी, या तीर्थ कहा जाता था उनकी संख्या क्या थी, तो आप याद रखना 18 होती थी। कितनी? 18 होती थी, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? जगदीशपुर से किसने किया था? तो 1857 की क्रांति से एक प्रश्न तो आना ही आना है, तो आप क्या बताएंगे? तो जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह जी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। देखो ये जो यहाँ पे लियाकत अली दिए गए हैं, याद रखना इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। 1857 का जो नेतृत्व है इलाहाबाद से किया था, झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था, ये भी आपको पता होगा। और देखो आपका कानपुर से किसने किया था, तो तात्या जी ने किया था। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से कर रही थी। और आपका बहादुर शाह जफ़र जो है वो दिल्ली से कर रहा था, जिसको क्या किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने पकड़कर कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? रंगून कर दिया था। कहाँ कर दिया था दोस्त? रंगून स्थानांतरित कर दिया था, जो कि उस टाइम के वर्मा में पड़ता था, जिसे अब क्या बोलते हो? म्यांमार बोलते हो। क्या बोलते हो? म्यांमार बोलते हो। तो आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना इटली, क्लाइमेट इटली, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि अभिनव भारती की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारती की स्थापना किसने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब आप बताइएगा। देखिए इसका जवाब जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, बी डी सावरकर, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा विद्युत रेल मार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा विद्युत रेल मार्ग कौन सा है आपका? तो देखो भाई यहाँ पे जो सबसे बड़ा विद्युत रेल मार्ग है वो, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो मैंने इसे किताब में देखा था तो उसमें लिखा था दिल्ली से कोलकाता, लेकिन जब मैंने इसे गूगल पे सर्च किया, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी देखता रहता हूँ कि अपडेट होती रहती हैं, तो मैंने जब इसे उस पर गूगल पे सर्च किया तो पता लगा कि ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आप याद रखना, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो आपकी है ये हो जाएगी पुणे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत भवन आपका कहाँ स्थित है? तो आप फटाफट बताइएगा आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात कर लेते हैं। यह आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। और देखो आपका जो भारत भवन है वो भी आपका कहाँ? भोपाल में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था, अभी तो मैंने बताया ही था पुणे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बैक हो गया क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये प्रश्न है
कि अंकोर वाट मंदिर कौन से देश में स्थित है। देखो ये आपके लिए ये आपका आया हुआ प्रश्न है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, जो अंकोर वाट मंदिर आपका है, ये मंदिर समूह है पूरा, ये किस देश में स्थित है। तो याद रखना कंबोडिया। कंबोडिया ऑप्शन सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे दोस्त आपका सही जवाब पाकिस्तान होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। भूटान एक विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। ये आप याद रखना, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप तुरंत याद बता देना है कि भैया 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि ये प्रश्न आप नहीं भूलेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित है और कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो 10 दिनों के लिए। कहाँ से है, तो ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है, वो जो वहाँ की भाषा है वो याद रखना अंग्रेजी है, ठीक है। वहाँ की जो राज्य भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। तो आप ये याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो पहुंच पाती है। तो आपको बताना है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या बताएंगे, तो याद रखना 10%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं, जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं। देखो आज की क्लास में आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 40 हो गए हैं दोस्त, 40 पे आ गए हैं। लेकिन मैंने एक बार बोला था एक क्लास की स्टार्टिंग में, और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, पसंद करते हैं, वो तो मुझे पता ही है। तो आप एक बार क्या करोगे, आप एक बार भाई को सपोर्ट करने के लिए यार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और अगर हो सके तो यार मेरे लिए सही एक शेयर कर देना, एक शेयर कर देना किसी दोस्त के पास, या स्टेटस लगा देना, जो कर सकते हो अपने छोटे भाई के लिए यार, इतनी हेल्प कर देना। देखो यहाँ पे जो आपका जलमंडल का अध्ययन है वो आपका बोला जाता है ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और देखो कार्डियोग्राम जो है ये क्या है, ये आपके दिल की जांच करने का जो सिस्टम है, दिल की जांच करने से संबंधित है। तो आप ये याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। जो जलमंडल है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब 71% होना चाहिए। और सूर्य में हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है आपकी 72% होती है। तो ये तो देखो ये भी याद रखना। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में, नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। तो ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ से 3% मुझे दिखे, जो याद आया मैंने आपको बता दिया। आप चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए, ये मुझे लग रहा पुराना क्या है, आज फ़ोन ना मेरा दिक्कत दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये सब लगा रह गया, ठीक है। नहीं, ये तो मैंने लग रहा मुझे लगाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं, याद नहीं रहता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे दिया गया है सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आप फटाफट बताइएगा। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो यहाँ पे पूरा लिखा भी है, सहस्त्रधारा लोकप्रिय लेकिन गलत तरीके से लिखी गई सहस्त्रधारा, जिसका अर्थ है 1000 गुना बसंत, भारत में उत्तराखंड राज्य में देहरादून में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। यह
30 और ये 0.38 अक्षांश और इतने अक्षांश पे ये बसा हुआ है, ये आप पूरा देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त यार मेरे पास ना एक सीमित डाटा है, और वो जो मैं अगर क्लास बड़ी हो जाती है तो सारा डाटा चला जाता है, फिर मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ यार, उसमें आपके लिए भी एक क्लास बना लेता हूँ और खुद भी पढ़ लेता हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी सही जवाब। तो आप क्या बताएंगे, बाखंडा नागल परियोजना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए लगा देना बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। देखो ये तीनों मैंने एक में ही आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कि आपको याद रहे दोस्त। तो याद रखना है ये तीनों के तीनों चंबल नदी पर हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका दोस्त बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखो ये सहायक नदियाँ याद रखना है। शिप्रा नदी जो आपकी है ये चंबल नदी की सहायक है। तो ऑप्शन ए लगा देना यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा ऐसा खेल है जो टीम से खेलते हो, मतलब अकेले अलग नहीं खेलते हो, पूरी टीम खेलती है, तो वो खो खो है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें एक से मतलब नहीं होता, पूरी टीम होती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे यही पूछा गया था, व्यक्तिगत खेल नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आप सही जवाब लगाएंगे मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या सही जवाब। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो 30 मिनट के अंदर अंदर क्लास खत्म होने वाली है कि तप के स्थानांतरण को मापने के लिए मापक यंत्र है। तो यहाँ पे तप नहीं दोस्त, ताप होना चाहिए था। क्या ताप होना चाहिए था, ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे आप भूल जाइएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ताप। ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए मापक यंत्र है। तो यहाँ पे कौन सा यंत्र हो जाएगा आपका। तो आप तुरंत बताना कि भैया वो कैलोरीमीटर होता है। थर्मामीटर मत लगा देना यार, क्योंकि यहाँ ताप के स्थानांतरण की बात हो रही है, ताप जो है बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। तो थर्मामीटर लगा दो। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को नापता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी सभी क्वेश्चनों को किया। तो यहाँ पे दिया गया है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, याद रखना ये अजमेर में है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आप याद रखना। और मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे आप याद रखना, अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। दीन इलाही धर्म पूछा जाएगा तो याद रखना अकबर ने आपके चलाया था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो ये आज आपके लिए HW है, ठीक है। ये आज आपके लिए HW है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये आज आपके लिए HW है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक जितने भी दोस्त मेरे साथ हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।